आज हमको मैथ्यू अर्नोल्ड की पोम जिसका नाम है डोवर बीच वो पढ़ना है। डोवर बीच है क्या, नोट कर लें अपने पास, मीनिंग लिखा हुआ है बोर्ड पर। डोवर बीच रेफर्स टू द इंग्लिश चैनल दैट सेपरेट्स सदर्न इंग्लैंड फ्रॉम नॉर्दर्न फ्रांस एंड ज्वाइंस द नॉर्थ सी टू द अटलांटिक ओशन। एक तरफ इंग्लैंड का दक्षिणी हिस्सा है और एक तरफ फ्रांस का उत्तरी हिस्सा है, और एक तरफ नॉर्थ सी है और एक तरफ अटलांटिक ओशन। जैसे कि आप देखते हैं हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच का समंदर का हिस्सा है, तो उसको डोवर बीच को इंग्लिश चैनल का ही एक पार्ट कहा जाता है। और ये इंग्लिश चैनल वही है जिसको भारतीय स्विमर एक होती हैं आरती साहा, उन्होंने तैर के पार किया था। तो आइए इस पोम को पढ़ते हैं जो कि विक्टोरियन एरा में लिखी गई थी। इंग्लैंड में जिस समय क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल था, उनके ज़माने का जो भी लिटरेचर है उसे कहा गया विक्टोरियन लिटरेचर। बात ये होती है कि मैथ्यू अर्नोल्ड दुखी है। दुखी किस बात पर है? उसको लग रहा है कि दुनिया में खास करके इंग्लैंड और फ्रांस में क्रिश्चियनिटी समाप्त हो रही है, लोगों का धर्म में विश्वास और आस्था समाप्त हो रहे हैं और वैज्ञानिक जो डॉक्ट्रिन्स हैं, थियरीज़ हैं, वो प्रिवेल कर रही हैं। कहीं ऐसा ना हो आने वाले वक्त में धर्म की ध्वजा धूल में मिल जाए। तो ये घटना हुई कहाँ से? चार्ल्स डार्विन ने जो अपनी बुक निकाली थी जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस तरह से इस बुक में सिद्ध किया गया था कि हम कोई भगवान, देखिए उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि आप नास्तिक बन जाओ, लेकिन चार्ल्स डार्विन की बात जो कही गई इस बुक में, उसमें ये साफ साफ सिद्ध हो रहा था कि इंसान कुदरत का एक नमूना है, कुदरत की एक देन है, और कुदरत ने हमको हमारे फिटेस्ट कंडीशन में होने के हिसाब से जीने का अधिकार दिया है। इफ़ वी आर द फिटेस्ट वन वी विल सर्वाइव। अगर हम उस दायरे में नहीं आते हैं हम दुनिया में डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। तो इस तरीके से इस पोएम को आप ये मान के पढ़ें कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में केवल एक व्यक्ति बोलता है, बाकी सुन सकता है पर कोई बोलता नहीं है। मैथ्यू अर्नोल्ड डोवर बीच के पास किसी मकान के विंडो में बैठा हुआ है, अपनी वाइफ को एड्रेस कर रहा है और समंदर को देख करके अपने दुख का, अपने गम का इजहार करता है। द सी इज़ काम टू नाइट। सी हमने बता ही दिया, डोवर बीच को बोला गया है। आज की रात समंदर खामोश है। समंदर कभी भी पूरी तरीके से खामोश नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ लहरें या हलचल आया ही करती हैं, उतनी तो हैं, उनसे कोई नुकसान भी नहीं होता, लेकिन कोई तरह का उथल पुथल, कोई केओस, कोई तरह का टर्बुलेंस नहीं दिखाई पड़ रहा है। द टाइड इज़ फुल। टाइड आप जानते हैं, द रेगुलर मोशन ऑफ द ओशन इज कॉल्ड टाइड, जिसके दो पार्ट होते हैं, हाई टाइड, लो टाइड, जिनको हम एब एंड फ्लो कहते हैं। द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स के बारे में क्या बताया गया? जो दो वाटर बॉडीज़ को, एक तरफ झील हो एक तरफ झील हो, दोनों के बीच की जो पट्टी होती है जिसको हम नहर भी कह सकते हैं, उसी को स्ट्रेट कहा गया है। चूँकि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो एक तरफ अटलांटिक ओशन, एक तरफ नॉर्थ सी, एक पट्टी दोनों समंदर को जोड़ देती है, तो उसी को कहा गया स्ट्रेट। द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट। फेयर माने गोरा, सुंदर, साफ होता है, यानी कि चांद की रोशनी उस स्ट्रेट पर बहुत अच्छे से चमचमाती हुई पड़ रही है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। जहाँ से बैठा हुआ देख रहा है मैथ्यू अर्नोल्ड, ये देख पा रहा है कि फ्रांस के हिस्से में कहीं तो लाइट चमचमाई कुछ पल को और अचानक वो लाइट गुम हो गई, गायब हो गई। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट। क्या बताया गया? ग्लिमरिंग एंड वास्ट, रेफरेंस टू द इनॉर्मस एंड स्पार्कलिंग वाइट क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड शाइनिंग इन द मूनलाइट। साथियों, कई बार ऐसा भी होता है कि समंदर के पास पहाड़ भी होते हैं, ऊंचे ऊंचे क्लिफ्स भी होते हैं, और कई बार समंदर के पास बीच होता है, या कहीं पर ऐसी सेटिंग भी होती है कि प्लेन लैंड से आकर के समंदर मिलता है, और कभी कभी ऊंचे ऊंचे क्लिफ होते हैं, वहाँ पर भी समंदर आकर टच करता है। तो इंग्लैंड के पाले में जहाँ पर जो हिस्सा आ रहा है, कुछ हिस्से में वहाँ पर ऊंची ऊंची क्लिफ हैं जिन पर कि शाम को लाइट पड़ रही है। और उधर क्या है? उधर है फ्रांस। तो कहा गया
कि द फ्रेंच कोस्ट लाइट ग्लिम्स एंड इज गॉन। इस लाइट का जो प्रतीक है, सिंबलिज्म है, वो लाइट का मतलब यहाँ पर धार्मिक आस्था के प्रकाश से है, जो कि लगभग समाप्ति की कगार पर है। और इधर इंग्लैंड की जो क्लिफ्स हैं वो अभी चमक रही, यानी कि कंपैरेटिवली इंग्लैंड में अभी भी धार्मिक आस्था फ्रांस की तुलना में कहीं ज़्यादा है। आउट इन द ट्रैंक्विल बे, ट्रैंक्विल का मतलब होता है खामोश, शांत, जिसमें कोई तरह का टर्बुलेंस नहीं होता है। बे का मतलब खाड़ी होता है। तो इस तरह से इधर से इंग्लैंड वाले हिस्से की क्लिफ की परछाई भी समंदर में पड़ रही है जगमगाती हुई, और उधर फ्रांस के हिस्से में अंधेरा छाया हुआ है, उधर जो है रात सी नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने अपनी धार्मिक मान्यताओं को कहीं अधिक छोड़ा है। कम टू द विंडो, स्वीट इज द नाइट एयर, मैथ्यू अर्नोल्ड इज कॉलिंग हिज पार्टनर, हिज वाइफ, और whosoever is with him at that time he is calling him or her। वैसे तो लोग यही मानते हैं कि उसकी वाइफ वहाँ पर थी। कह रहा है कि आइए विंडो पे आइए। स्वीट इज द नाइट एयर, इस रात की हवा में मधुरता है, मीठी मीठी हवा चल रही है, आइए इसका एहसास कीजिए। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे यानी कि जो समंदर की लहरें आती हैं, किनारे पर टकरा करके जो बिखरती हैं, तो वो एक स्प्रे के रूप में, एक फुहार के रूप में तब्दील हो जाती हैं। वेयर द सी मीट्स द मून ब्लैंच्ड लैंड, ब्लैंच का मतलब होता है मिश्रित, मिक्सचर। मून ब्लैंच्ड लैंड यानी कि समंदर का पानी और इधर जो भूभाग है, ज़मीन है, उन दोनों को जब स्पर्श करना होता है, वो पानी ज़मीन को छूता हुआ दिखाई पड़ता है। उधर से आसमान से रोशनी पड़ रही है चंद्रमा की, और वो हिस्सा पूरा जगमगा रहा है, चमचमा रहा है, और वो लहरें जब टक्कर लेकर के लौट रही हैं तो एक पूरा श्रृंखला बन रही है फुहारों की, देखते हुए अच्छी लग रही है। लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर, GRATE, ग्रेट का मतलब रगड़ना। आपके घरों में होता है कद्दूकस, जिसमें आप गाजर मूली कसते हैं, उसे कहते हैं GRATER। तो जब आप उसमें घिसते हैं तो खिस खिस की आवाज़ आती है। रोर दहाड़ना, चिल्लाना। ग्रेटिंग रोर, जब लहरें आती हैं तो लहरों के साथ में कंकड़ पत्थर बहते हैं, आपस में टकराते हैं, उनमें एक तरह की आवाज़ उत्पन्न होती है, उसी को कहा गया ग्रेटिंग रोर। लिसन, सुनिए, वो अपनी वाइफ से कह रहा सुनिए, क्या सुनना है? यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स, पेबल्स का मतलब कंकड़ होता है, जिनको हम शिंगल कहते हैं, SHINGLES, शिंगल्स। विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंज, कभी तो लहरें आती हैं, उनको ड्रॉ बैक, वापस खींच ले जाती हैं, और जब लौटती हैं तो उनको फ्लिंज कर देती हैं, दोबारा उछाल देती हैं। हाँ, तो क्या लिखा था? एंड फ्लिंज एट देयर रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड, स्ट्रैंड कहते हैं बीच को, यानी कि शोर को। तो लहरें उन कंकड़ों को जब आती हैं तो दूर तक फेंक देती हैं, और जब वापस जाना होता है तो फिर से उनको अंदर की तरफ घसीट ले जाती हैं। ये प्रोसेस लगातार चला करता है। क्या लिखा? बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन, सो दिस इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ द वेव्स। कभी तो लगता है कि ठहर गई, कभी लगता है फिर से गतिमान हो गई। तो वो कंकड़ों को फेंकती हैं, कंकड़ कुछ पल को वहाँ पड़े रहते हैं, फिर कोई ऊंची लहर आती है और उनको समेट ले जाती है। यहाँ पर कंकड़ पत्थर हम लोग हैं जो दुनिया में भेजे गए हैं, अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके बाद वापस हम जहाँ से आए होते हैं वहीं भेज दिए जाते हैं। तो बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन विद ट्रेमुलस कैडेंस स्लो। ट्रेमुलस का मतलब कपकपाती हुई, लहराती हुई, थर्राती हुई, और कैडेंस का मतलब होता है रिदम, यानी कि कोई स्वरमाला। स्लो एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। मैथ्यू अर्नोल्ड को लगता है कि इन लहरों में एक तरह की सैडनेस है। मैथ्यू अर्नोल्ड इज फीलिंग दैट दीज वेव्स ब्रिंग द नोट ऑफ सैडनेस इन व्हेन दे कम। जब लहरें आती हैं तो दुख के स्वर लेकर के आती हैं, ऐसा मैथ्यू अर्नोल्ड को फील हो रहा है। याद रखेंगे, ये मैथ्यू अर्नोल्ड को फील हो रहा है, हमें आपको फील हो ना हो अलग बात है, जाकी रही भावना जैसी। सोफोक्लीज कौन था? द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ ट्रेजिक प्लेज इन इंग्लैंड, ग्रीस। यूनान देश का एक बहुत मशहूर ट्रेजिक प्ले का ड्रामेटिस्ट था, नाम था उसका सोफोक्लीज। लॉन्ग एगो हर्ड इट ऑन द एजियन, एजियन नाम का समंदर है, कहाँ पर?
जो टर्की और ग्रीस को सेपरेट करता है। इसी एजेंसी पर बैठ करके आज के सैकड़ों साल पहले सोफोक्लीज ने भी अपने ड्रामा लिखे थे। जैसे कि आज मैथ्यू अर्नोल्ड डोवर बीच के पास बैठ करके अपनी इस पोम को कंपोज कर रहा है या इसके बारे में सोच रहा है या मानवीय संवेदनाओं को, मानवीय दुखों को फील कर रहा है, ऐसे ही बहुत पहले सोफोक्लीज ने एजियन सी के पास बैठ करके मानव के दुखों को महसूस करके ड्रामा में लिखा था। एंड इट ब्रॉट इन टू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो। टर्बिड का मतलब क्लाउडी, मडी। एब एंड फ्लो का मतलब जब लहरें ऊपर आती हैं तो ये फ्लो होता है, जब लहरें लौटती हैं तो वो एब होता है। हाई टाइड या लो टाइड, उन्हीं को कहते हैं एब एंड फ्लो। तो क्या हुआ था, एजियन सी के पास जब बैठा था सोफोक्लीज तो उसके मन में मानव के दुखों को लेकर के एक तरह का केओस, एक तरह की उथल पुथल, एक तरह की मानसिक वेदना पैदा हो गई थी और उस मानसिक वेदना को उसने अपनी कलम के माध्यम से अपने ड्रामास में लिख दिया था। क्या लिखा था, एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। यहाँ पर एब एंड फ्लो समंदर का नहीं, ह्यूमन मिजरी का, मानव के जो दुख हैं, कष्ट हैं, उनमें जो उथल पुथल है मानव के जीवन में, उसको फील किया था सोफोक्लीज ने और ड्रामा की फॉर्म में लिखा था। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट। अगर हम ध्यान से सुने, अगर हम कुदरत की बात पर गौर करें, इस पानी की आवाज़ को एंटरटेन करें, तो हम ये पाते हैं कि इसमें एक थॉट निकल रहा है। ये लहरें थॉट प्रोवोकिंग हैं, ये अपने साउंड में हमको कुछ ना कुछ मैसेज दे रही हैं। हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी। डिस्टेंट नॉर्दर्न सी once again refers to the Dover Beach. So Matthew Arnold wants to say that if we are not negligent, if we are not careless to the natural phenomena, we can simply hear the sound produced by the sea waves and they want to give us some message. और उस मैसेज में क्या है कि मानवीय दुखों की ओर ध्यान दिया जाए और धार्मिक आस्थाओं को गिरने से, मिटने से बचाने की कोशिश की जाए। तो ये डोवर बीच का पार्ट 1 आप पढ़िए, तैयार कीजिए। जल्दी ही इसका अगला पार्ट हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।